हेलो वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसे कैसे कॉल करते हैं, किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कंस्ट्रक्टर काम करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जावा कैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है अगर हमने नहीं दिया। ये सब हमने बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके आप देख लेना, मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने पूरे आपके जो स्पेसिफिक पेपर है उसके सोल्यूशन बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आई बटन पर लगा दूंगा, आप देख लेना। ऐसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के प्रोग्राम की, एरे के प्रोग्राम की, प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, सबकी बना रखी है प्लेलिस्ट। तो आप जाके मेरे चैनल के होम पेज में जाके आप सबको देख सकते हैं। मैं एमसीक्यू भी बना रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं आपके जो सेक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सबको जाके देख लेना, आप ही के लिए बना रखी है। ठीक है, और अगर आप कंस्ट्रक्टर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूज़र डिफाइंड मेथड की वीडियो आप देख लें, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको कंस्ट्रक्टर समझने में मुश्किल हो सकती है। उसको देखने के बाद आप कंस्ट्रक्टर की जो पहली वीडियो है उसको देख लें, तब आप इसको आएँ देखने। यह है सेकंड वीडियो कंस्ट्रक्टर के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो देखिए, अभी हमने देखा कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं कि जैसे हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाए थे तो क्या कर रहा था, पहली बार हुआ यूँ था कि हमने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था अपने प्रोग्राम में, तो जावा ने खुद बना के हमें दे दिया। उसने माफ़ किया हमें, उसने बोला कि भाई तुम सीख रहे हो, चलो तुम्हें माफ़ किया, एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट वाला मैं बना के दे देती हूँ तुम्हें। तो वो तुम्हारा क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पर उसने रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का था उसे 0 दे दिया था, ग्रेड जो कैरेक्टर टाइप का था उसको नल वैल्यू दी थी, क्योंकि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही होती है। तो जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के हमें दे देता है खुद से प्रोग्राम में, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। पहली चीज़। दूसरी बात है, अगर आप कंस्ट्रक्टर बना के दें प्रोग्राम में, ठीक है, तो जो हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया था पिछली बार एग्जांपल में, इसके अंदर जिसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, कोई पैरामीटर नहीं दिए थे, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो जावा खुद देता है, तो उसको भी हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई पैरामीटर नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो ये है जो हमने बना रखा है इस वाले एग्जाम्पल में। एक जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो जावा खुद बनाता है, उसको भी हम इसी नॉन पैरामीटराइज्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। दो चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, इसमें हमने ये देख लिया था कि भाई यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो जितने ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे उन सब में यही वैल्यू मिलेगी, जितने तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है ना, तुमने जितने भी ये कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट बनाए तो हर एक रोल नंबर में 17 ही वैल्यू आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, देखो भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है, मैंने जितने स्टूडेंट बनाए हर एक का रोल नंबर 17 बनेगा। इस वाले अगर मैं प्रोग्राम में बात करूँ, जैसे स्टूडेंट 2 बनाए यहाँ पर, अब अगर मैं एक स्टूडेंट 3 बनाता यहीं पर, स्टूडेंट 2 बन गया, इसके नीचे अगर मैं एक और लाइन लिखता कि स्टूडेंट 2, ये क्लास का नाम हो गया। एक स्टूडेंट मान लो मैंने 3 बनाया इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और क्लास ये जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होगा। तो स्टूडेंट 2 क्लास का नाम है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट 2 है। अब जब मैं स्टूडेंट 3 बनाऊंगा, लेकिन भाई कंस्ट्रक्टर तो मैंने स्टूडेंट 2 वाला ही यूज़ करा है, मतलब जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, मैंने वही कंस्ट्रक्टर कॉल करा। तो जो स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्ट बना, इसका रोल नंबर और एक ग्रेड तो होगी, लेकिन स्टूडेंट 2 वाले कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया था, मतलब जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर था स्टूडेंट 2 कॉल हो रहा था, जो कि एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो उसके अंदर मैंने रोल नंबर को 17 दिया था, तो भाई जो ये स्टूडेंट 3 बना होगा ना, इसके भी रोल नंबर में 17 ही आया होगा, इसकी भी ग्रेड Z ही आई होगी। तो इस समय में प्रॉब्लम ये आती है कि भाई मैं चाहता हूँ जो ये नया स्टूडेंट बन रहा है इसके लिए ये हो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट बने इसका रोल नंबर अलग हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, स्टूडेंट है तो रोल नंबर तो अलग अलग होंगे, सेम तो हो नहीं सकते हैं ना। तो स्टूडेंट का रोल नंबर अलग हो, उसकी ग्रेड भी अलग हो। तो ऐसे समय पर हम बनाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जब हम चाहते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट हम बनाएं उनकी वैल्यू हम दें, मतलब जैसे वैल्यू मैं चाहता हूँ इसकी अलग हो, इसकी अलग हो, तो मैं चाहता हूँ बनाते वक्त ही मैं दूँ वैल्यू कि भाई स्टूडेंट 2 का रोल नंबर ये है, इसकी ग्रेड ये है, यही डालो। तो उस समय हमारे जो यूज़ में आता है वो आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब किस तरीके से ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारी मदद करता है, कैसे हम इस ऑब्जेक्ट के बनाते वक्त हम बता देते हैं कि भाई तुमको ये वाली वैल्यू इस केस में डालनी है, वो देखते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे होता है। क्लास बना रखी हमने, क्लास का नाम है स्टूडेंट 3। अब यहाँ पर देखो, ये फिर से एक रोल नंबर और एक ग्रेड नाम की क्या दो मेंबर वेरिएबल हैं। एक यहाँ पर स्टूडेंट 3 तुम्हें दिख रहा है, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, ये इसकी पहचान है। अब इसके आगे राउंड ब्रैकेट तो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन राउंड ब्रैकेट के अंदर एक रोल नंबर और कैर करके, कैर GRD करके दो क्या बना रखी है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, 2 पैरामीटर है इसके। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना। इसका अगर हम बोलें ये कैसा है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, पैरामीटराइज्ड है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा जो ये था ये नॉन पैरामीटराइज्ड था, क्योंकि इसके जो डब्बे के अंदर है यहाँ कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो अब नीचे आते हैं वापस, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर 3 लाइन लिखी हैं, प्रिंट एलन रोल नंबर और GRAD ग्रेड में ये GRD वाली, जो GRD वाले वेरिएबल की वैल्यू होगी वो असाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा है इसमें। अब हमें पता है
कि भले तुमने कुछ भी प्रोग्राम में लिखा हो, प्रोग्राम चलेगा कहाँ से, जहाँ इसका एंट्री पॉइंट होगा, और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, मेन मेथड में। तो भैया यहाँ से शुरुआत होगी इसकी मेन मेथड से। मेन मेथड की पहली लाइन क्या लिखी है, स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर इन्होंने 23, D दिया है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने समझनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट ए नाम का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट 3 तो क्लास का नाम है, पहले क्लास का नाम आता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आता है, न्यू से हम मेमोरी देते हैं, और स्टूडेंट 3 नाम के कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है, ठीक है ना। स्टूडेंट 3 मतलब क्लास का नाम वो है, तो स्टूडेंट 3 सेम, सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होगा। तो स्टूडेंट 3 है कंस्ट्रक्टर, उसको हमने कॉल कर दिया है यहाँ पर। अब वो कॉल हुआ तो देखो जैसे स्टूडेंट ए बना है, पहले देख लेते हैं भी बनेगा तो क्या होगा। इसके अंदर एक रोल नंबर होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा एक, और नीचे इसकी ग्रेड होगी, ग्रेड। बहुत बढ़िया। अब ये दो तो इसमें आ गए क्या, इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स के वेरिएबल आ गए। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट 3 जब ये कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल हो रही है, तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें दी। देखो क्योंकि इसका कारण ये है, ये तुम्हें मैंने मेथड कॉलिंग में भी बताया था, अगर हम कोई ऐसा मेथड बनाते हैं जिसमें हमने पैरामीटर दे रखे, तो मैं उसे कॉल करते वक्त भी उसमें वैल्यू पास करवानी पड़ेंगी, ठीक है ना, उसको वैल्यू देनी पड़ेंगी, ठीक है, जब हम उसे कॉल करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो उसी तरीके से अगर तुमने कंस्ट्रक्टर ऐसा बनाया है जिसके पैरामीटर हैं, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उसके तुम्हें फिर वैल्यू भी पास करवानी पड़ेंगी उसी तरीके की जैसे उसके पैरामीटर हैं। तो पहला अगर रोल नंबर है, तो जब तुम इसको कॉल करोगे तो तुम्हें पहली जो इसका पैरामीटर आर्गूमेंट तुम इसमें दोगे, वो क्या दोगे, रोल नंबर ही दोगे, मतलब इंटीजर वैल्यू दोगे, जो भी तुम चाहते हो कि वो रोल नंबर में आए। इस प्रकार से दूसरा क्या, ग्रेड है, तो ग्रेड एक कैरेक्टर टाइप का, तो हमने कैरेक्टर दिया यहाँ पर D। तो जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट 3 कंस्ट्रक्टर को कॉल लगी, सीधा हमारा कंपाइलर ऊपर जाएगा और यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर इस लाइन पे। आ रही है तक बात समझ में। अब जब ऊपर पहुँचा उस लाइन पे, इस वाली पे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इनसाइड कंस्ट्रक्टर, तो भाई पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, साइड कंस्ट्रक्टर, जो तुम्हें दिख रही है आउटपुट में। उसके बाद क्या होगा, रोल नंबर में रोल वाली वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पर 23 हमने दिया था ना यहाँ पर, तो ये 23 सीधा यहाँ से रोल वाले में कॉपी हो गया है। तुमने पढ़ा होगा ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो मैंने आर्गूमेंट यहाँ से दिया ना, ये 23, तो ये सीधा आर्गूमेंट ये रोल वाले में कॉपी हो गया, जो इसकी डेफिनेशन थी कंस्ट्रक्टर की, वहाँ पर रोल वाले वेरिएबल में ये वैल्यू घुस गई। तो तभी हम बोलते हैं कि वैल्यू भी ऑर्डर में दिया करो। अगर पहले में तुमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल रखा है तो पहले इंटीजर वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं इनको शफल कर दिया, पहले कैरेक्टर दे दे बाद में इंटीजर, ऐसा नहीं करना, एरर आ जाएगा। तो पहले इंटीजर है तो पहले इंटीजर वाली वैल्यू देंगे। तो 23 की रोल वाले में, तो मतलब रोल नंबर में कौन सी वैल्यू चली गई, यहाँ पर रोल नंबर वाले में 23 वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि भाई यहाँ पर आई कौन सी वैल्यू, 23 आ रखी है यहाँ पर। ऐसे ग्रेड में GRD आया, तो GRD में कौन D आया होगा, तो D आया GRD में, तो ग्रेड में भी वही घुस गया D, यहाँ तक ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट जो हमारा बना ये A नाम का, इसके में क्या हुआ, इसके रोल नंबर में 23 आया, GRD में D, ठीक है। तो इसके रोल नंबर में यहाँ पर आया 23 और ग्रेड में GRD वाली वैल्यू मतलब D आ गया। अब उसके बाद इस स्टूडेंट A ने डिस्प्ले डेटा मेथड को कॉल कर दिया। हमें पता है अगर इसने कॉल किया डिस्प्ले डेटा को, तो डिस्प्ले डेटा वाला यहाँ है, तो यहाँ अब ये वाला चल जाएगा, ये भी चल गया, तो पहली लाइन प्रिंट होगी रोल नंबर। तो यहाँ लिखा आ रहा है रोल नंबर आउटपुट में, ठीक है। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर के आगे प्रिंट करा रोल नंबर की वैल्यू जो रोल नंबर वाले वेरिएबल में थी। तो अब क्योंकि स्टूडेंट ए ने कॉल किया, तो स्टूडेंट ए के रोल नंबर वाले की वैल्यू प्रिंट होगी, तो वो यहाँ क्या है 23, तो यहाँ 23 प्रिंट हो गया, दिख रहा है। उसके बाद ग्रेड लिखा आएगा, तो ग्रेड यहाँ लिखा आया आउटपुट में। उसके आगे ग्रेड प्रिंट होगी, ग्रेड क्या थी, ग्रेड इसकी थी D, तो इसकी D यहाँ प्रिंट हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये देखो, ये तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। उसके बाद और कोई लाइन लिखी नहीं है ना, तो जहाँ से कॉल हुई थी वापस वहाँ पर हम आ जाते हैं। तो कॉल यहाँ से हुई थी तो वापस यहाँ पर आ गए भाई, जहाँ से कॉल होती तो वहाँ से वहाँ जंप करते जहाँ पर वो चीज़ रखी है। देखो भाई, जब यहाँ पर ये डिस्प्ले डेटा कॉल हुआ था ना, तो सीधा यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले डेटा वाले हैं। अब जब ये पूरा चल गया, तो जहाँ से कॉल हुई थी वहीं वापस लौट के आएंगे, तो लौट के वापस यहाँ पर आ गए इस लाइन पे। उसके बाद अगली लाइन पे आए, तो अगली लाइन लिखी थी स्टूडेंट 3, फिर से क्लास का नाम और स्टूडेंट B। तो मतलब अगला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट B, ठीक है। स्टूडेंट बनाया, नाम है इसका B। अब ये जो स्टूडेंट बनाया, इसमें फिर से बताओ भाई, दो चीज़ें आई जाएंगी, क्या आएगा, एक रोल नंबर आएगा और एक ग्रेड आएगी इसमें फिर से। अब इनकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो भाई अब ये इसमें इसने 27 दी वैल्यू पहले, 27 दी, तो ये वैल्यू सीधा यहाँ पर जाके ये कहाँ गया हमारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ इसके रोल वाले में चली गई, ठीक है ना। जो आर्गुमेंट हमने यहाँ से पास करवाया वो इसके रोल वाले वेरिएबल में चला गया। तो रोल वाले में अब 27 पास करवाया हमने, तो अब की बार आया होगा यहाँ पर 27 किसमें, रोल वाले में, ठीक है इसमें। और अगला A दिया है तो GRD में A आया होगा, यहाँ पर GRD में A आया, तो वो A हम ग्रेड में असाइन करवा रहे हैं, तो ग्रेड में घुस गया A।
तो 27 है रोल नंबर में। अब ये किसके बनाते वक्त हुआ था, स्टूडेंट बी को बनाते वक्त हुआ था ना, तो स्टूडेंट बी के रोल नंबर में 27 जाएगा और ग्रेड में जाएगा क्या, ग्रेड में क्या गया ए, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद इस स्टूडेंट बी ने डिस्प्ले डेटा को कॉल किया, तो अब ये डिस्प्ले डेटा किसका करेगा, डेटा डिस्प्ले स्टूडेंट बी का करेगा। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान में दो, अभी हम यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर आए थे ना, तो कंस्ट्रक्टर के जब अंदर आए थे पहली लाइन क्या थी, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, तो पहले वो प्रिंट होगी यहाँ पर, ठीक है ना, वो मैं बताना भूल गया। तो इस साइड कंस्ट्रक्टर पहले लिखा आया, ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू असाइन हुई 27 और ए वो यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। फिर जब ये पूरा काम हो चुका है, जब ये पूरा कंस्ट्रक्टर का काम हो गया है, यहाँ पर क्लोज होगी इसकी बॉडी, फिर वापस हम वहाँ लौटे, तो जहाँ पर अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, जहाँ से वापस हम वहीं लौट के आएंगे, तो कहाँ से हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था ना। देखो जब ये लाइन चली थी तो यहाँ पर ये स्टूडेंट 3 कंस्ट्रक्टर का नाम था, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पर आए थे ऊपर, इसने अपना काम किया, इसकी पूरी बॉडी चली गई, तो वापस फिर यहीं लौट के आएंगे, तो यहाँ लौट के आ गए वापस। जब यहाँ लौट के आया वापस, उसकी अगली लाइन क्या थी, स्टूडेंट बी डॉट डिस्प्ले डेटा। अब स्टूडेंट बी डॉट डिस्प्ले डेटा, तो स्टूडेंट बी कॉल कर रहा है डिस्प्ले डेटा को, तो डिस्प्ले डेटा जो भी अब काम करेगा, अगर हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा रहे होंगे किसी भी वेरिएबल की, तो वो फिर वो स्टूडेंट बी वाले की करेगा प्रिंट, क्योंकि स्टूडेंट बी वाले ऑब्जेक्ट ने उसे कॉल किया है। तो अब डिस्प्ले डेटा पे आ जाते हैं, तो अब यहाँ से जैसे डिस्प्ले डेटा दिखा, तो यहाँ से हमने जंप किया इस पर, हम यहाँ आ गए डिस्प्ले डेटा वाले में। अब डिस्प्ले डेटा में क्या लिखा है, पहले प्रिंट LN रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, किसकी वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर, स्टूडेंट बी की, क्योंकि स्टूडेंट बी ने कॉल किया इसको, तो उसकी वैल्यू 27, तो लिखा आएगा रोल नंबर, फिर आ गया 27, तो लिखा है रोल नंबर 27 यहाँ तक, ठीक है। फिर उसकी अगली लाइन है प्रिंट LN ग्रेड, और ग्रेड की हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो ग्रेड की वैल्यू किसकी प्रिंट होगी, स्टूडेंट बी की, क्योंकि स्टूडेंट बी ने कॉल किया डिस्प्ले डेटा को, तो लिखी आएगी लाइन ग्रेड, और ग्रेड स्टूडेंट बी की क्या ए, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो गया। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना किस तरीके से काम हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखो कंस्ट्रक्टर हमने एक ही बना रखा था, अभी हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ी है। ओवरलोडिंग में क्या होगा, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे, वो तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, कंस्ट्रक्टर हमने एक ही बना रखा है जिसका नाम है स्टूडेंट 3, ठीक है। अब स्टूडेंट 3 हमने एक ही कंस्ट्रक्टर बना रखा, लेकिन देखो वो जब ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, तो दोनों को अलग वैल्यू दे रहा, इसको 23D दी उसने, इसको 27A। अब ये कैसे हो रहा, क्योंकि हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा ना, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को जो हम आर्गुमेंट देंगे वो तो हमारे हाथ में, ये वैल्यू हमने दी कि भाई बनाते वक्त तू 23 दे दे उसको, और उसको ग्रेड D दे दे, इस वाले बच्चे को 27 दे दे और ग्रेड A दे दे, तो कितना आसान है, बस एक लाइन लिखनी है, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा उसको ऑटोमेटिकली वो वाली वैल्यू दे देगा। आ रही है ना बात समझ में। जबकि ऊपर जब हम नॉन पैरामीटराइज्ड वाला बना रहे थे, तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी, जितनी बार मैं उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता तो वो क्या करता, वो उसको वही, अब एक ही कंस्ट्रक्टर है और उसमें हम पैरामीटर तो हम दे नहीं सकते, तो भाई प्रॉब्लम उसमें ये आ जाएगी कि उसमें जो फिर हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं वही असाइन होगी, तो जितने बच्चे तुम इसमें बनाओगे सबका रोल नंबर 17 होगा, सबकी ग्रेड Z होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर देना टाइम स्टैम्प डाल करके कि भैया समझ में आ गया, ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि ठीक है कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट है तो वो भी टाइम स्टैम्प डाल करके मुझसे पूछ लेना। अब ये कवर होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल ले रखा है, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो क्लास का नाम है स्टूडेंट 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी दो हमने क्या बना रखे हैं, इंट रोल नंबर और कैर ग्रेड, दो मेंबर वेरिएबल बना रखे हैं हमने। रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का है और एक ग्रेड कैरेक्टर टाइप का है। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एक स्टूडेंट 4 नाम का ये क्या बना रखा है हमने, स्टूडेंट 4 नाम का एक ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है भाई, और आगे इसकी क्या दे रखे हैं हमने, ये पैरामीटर दे रखे ना, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक तुम्हें मैंने ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वाला मैं तुम्हें एक एरर समझा रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चों के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो हो गया इस प्रोग्राम में, यहाँ पर इसने एक मेन मेथड बना रखा है। अब यहाँ पर इसने स्टूडेंट 4 बनाया, और क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट 4, ठीक है। तो क्लास का नाम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो स्मॉल एस है, स्टूडेंट 4 ये वाला ऑब्जेक्ट है। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ किया उसने, और स्टूडेंट 4 इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा इसने कंस्ट्रक्टर जो कॉल किया वो कैसे कॉल किया, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल करने की कोशिश करी, नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, जबकि क्लास में है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ऐसे टाइम पे एरर आ जाएगा, क्योंकि क्लास में सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और ये कॉल कर रहा है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। तो ऐसे में वो एरर दे देगा, क्योंकि हमने क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा है। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और कईयों के मन में आना भी चाहिए। सुनो क्या क्वेश्चन होगा कि भैया आपने ऊपर हमें बताया था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा का कंपाइलर खुद ही कंस्ट्रक्टर बना देता है। बिल्कुल बताया था ना मैंने ऐसा, जब पहली वीडियो मैंने, जो पिछली वाली वीडियोस में मैंने तुम्हें समझाया भी था कि हमने कोई भी जब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो था तुम देख लेना पहली वाली वीडियो में, तो मैंने वहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, लेकिन तब भी हमारा काम चल रहा था। मैंने तुम्हें तब से बोलते हुए भी आ रहा हूँ कि भाई जब कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो जावा का कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है। जब कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है। अब तुम यहाँ वो कह सकते हो मेरे को कि भैया ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है, इसके तो अंदर पैरामीटर दे ही नहीं रखे, तो ऐसे ही तो दिखता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा है खुद से, जैसे यहाँ पर तुमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा है,
तो जावा का कंपाइलर बोलता है कि भाई तेरे को अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना आता है तो तू डिफ़ॉल्ट भी खुद बना, मैं नहीं बना के दूंगा। ऐसा है, समझ में आ रही है? मतलब अगर तुमने कंस्ट्रक्टर बना रखा पैरामीटराइज तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला अगर तुमने नहीं बनाया है तो जावा का कंपाइलर तुम्हें बना के नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि तुम पैरामीटराइज तो बना ले रहे हो भाई, तो डिफ़ॉल्ट भी तुम बना सकते हो, उसका मतलब ये है। तो इसलिए अगर ये भी नहीं बनाया होता ना ये वाला, तो बिल्कुल चल जाता प्रोग्राम। तो ऐसे समय पे वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता जावा का कौन, कंपाइलर, और तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन तुमने क्योंकि यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया और तुम नीचे इस तरीके से कॉल कर रहे हो जैसे तुम डिफ़ॉल्ट वाले को कॉल कर रहे हो, तो वो जावा का कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि तुमने पैरामीटराइज बना रखा है। अगर तुम चाहते हो डिफ़ॉल्ट वाला बने तो तुम इसको भी हटाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर तुम खुद कंस्ट्रक्टर बनाते हो ना तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला नहीं बनता। तुमने अगर बना दे कंस्ट्रक्टर तो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं बनेगा। अगर तुमने नहीं बनाया है तो उसी केस में सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम याद रखना, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। भाई समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बता देना टाइम स्टैम्प डाल करके, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। कोई डाउट रहता है तो वो भी टाइम स्टैम्प डाल करके मुझे बताया करो अपने डाउट, ठीक है? मतलब मुझे पता नहीं चलता फिर तुम कहाँ पर पूछ रहे हो, कहाँ पर तुम्हें डाउट हुआ, तो वो जो टाइम होता है उसको भी डाल देना कमेंट में, और तब वो डाउट पूछा करो, ठीक है? तो मुझे आसानी रहेगी आपका डाउट क्लियर करने में। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चली होंगी। कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इन सब के बीच का डिफरेंस पता चलेगा होगा, कैसे कंस्ट्रक्टर बनते हैं, ये सब आपको इनका आइडिया हो चुका होगा। अगली वीडियो में इनके बीच का डिफरेंस लेके आऊँगा, कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच का डिफरेंस, और साथ में अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी समझाऊंगा। फिर बहुत सारे प्रोग्राम क्वेश्चन करेंगे इन पे। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।